हेलो एवरीवन एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिहार एस्टेट इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप अटेंड कीजिए। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है बिहार में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट का, एक पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स एंड देन सेकेंड पेपर यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा। तो आप इनको देख लें अच्छे से। अगर आप बिहार एस्टेट का फॉर्म फिल किए हैं, बिहार एस्टेट का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप मुझसे क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बैच न्यू स्टार्ट होने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम की डेट रही थी 11/9/2023, सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स। टाइम भी मेंशन किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। 10 AM मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ था। 12:30 दैट मीन्स 1.5 ढाई घंटे के एग्ज़ाम थे। सब्जेक्ट कोड 115। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। मल्टी टाइम्स मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किए हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में। और अगर कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि। ओके, 1st सेंचुरी BC। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है। ललित कला में कितनी कलाएं होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स इंक्लूडेड इन फाइन आर्ट्स? फाइन आर्ट इज इंक्लूडेड ओनली 5। विच वन? पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर जिनको आप बोलते हैं वास्तुकला। उसके बाद हो जाएगा म्यूजिक एंड पोएट्री। ठीक है, इतने होते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत और काव्य, जिनमें से संगीत और काव्य को श्रव्य कला में रखा जाता है। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को दृश्य कला में रखा जाता है, जिसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन पावर, विजुअल आर्ट। ओके, तो ललित कला के दायरे में 5 पार्ट्स आते हैं। कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट? आर्ट इज ओनली इंक्लूडेड इन द 2 पार्ट्स। सपोज करें ये आपका आर्ट है, तो आर्ट के जो डायरेक्शन होते हैं, पार्ट इनके 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ललित कला, जिनमें अभी आपने पढ़ा है। इनके 5 प्रकार होते हैं। ललित कला, इंग्लिश में इनको बोला जाता है फाइन आर्ट्स। इंग्लिश भी याद रखिएगा, इंग्लिश में इनको फाइन आर्ट्स कहते हैं। दूसरा है उपयोगी कला। उपयोगी कला इनको इंग्लिश में कहते हैं यूजफुल आर्ट। और यहीं पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पाणिनि ने किस किस नेम से डिटरमाइन किया है। पाणिनि ने फाइन आर्ट्स को, ललित कला को बोले हैं चारु, और उपयोगी कला को उन्होंने काम से डिटरमाइन किया है कारू। पाणिनि थे कौन? संस्कृत व्याकरण के जनक थे। ओके, तो इन्होंने कला को 2 भागों में बांटा है। कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ललित कला एंड उपयोगी कला। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर्स? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राइमरी कलर्स आर इंक्लूडेड जस्ट ओनली 3। विच वन? पेंटिंग, प्राइमरी कलर जो है वो रेड है, ब्लू है और येलो। जब आप इनको सेकेंडरी ट्रायंगल्स बनाएंगे, रेड और ब्लू को मिक्स करने पे कौन सा कलर्स बनेगा?
वॉयलेट जिनको पर्पल कहते हैं। ब्लू में जब आप येलो मिक्स करोगे देन ग्रीन कलर्स निकल कर आएंगे, और रेड में येलो मिक्स करने पर ऑरेंज कलर। तो आपके ये जो मैंने बनाया वॉयलेट, बैगनी, ग्रीन, हरा, ऑरेंज, नारंगी, ये आपके सेकेंडरी कलर, दैट मीन्स द्वितीयक। एक प्राथमिक और एक प्राथमिक, वन प्राइमरी एंड वन प्राइमरी मिक्स टू मेक ए सेकेंडरी कलर्स, एंड द नेक्स्ट वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी मिक्स टू मेक अ टर्शरी कलर। विच वन? लाइक आप जब वॉयलेट में बैगनी में लाल मिलाएंगे तो रेडिश पर्पल कलर बनेगा। बैगनी में नीला मतलब ब्लू में जब आप वॉयलेट कलर्स मिलाएंगे तो आपका ब्लूइश पर्पल कलर बन जाएगा। ब्लू में जब आप ग्रीन मिक्स करोगे तो ब्लूइश ग्रीन कलर बनेंगे। येलो में जब आप ग्रीन मिक्स करेंगे तो येलोइश ग्रीन कलर बन जाएगा। येलो में आप ऑरेंज मिक्स करेंगे तो येलोइश ऑरेंज कलर बन जाएगा। जब आप ऑरेंज में रेड मिक्स करेंगे तो रेडिश ऑरेंज बनेगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं प्लस 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं प्लस 6 आपके टर्शरी कलर्स होते हैं जिनको तृतीयक रंग कहा जाता है। यहीं पे मैं क्लियरिफाई कर देती हूँ, विरोधी अपोजिट कलर। रेड के सामने ग्रीन है ना, तो लाल का विरोधी हरा हो गया। ऑरेंज के सामने ब्लू है मतलब नारंगी का विरोधी नीला। येलो के सामने वॉयलेट है पर्पल, तो बैगनी का विरोधी पीला हो गया। ठीक है। और एक समीपवर्ती रंग पूछा जाता है, तो समीपवर्ती जैसे रेड हो गया, रेडिश पर्पल हो गया और वॉयलेट, ये समीपवर्ती कहे जाएंगे। मतलब एक प्राथमिक एक प्राइमरी होगा और उनके मिलाने से ये दो अलग अलग कलर्स, एक रेडिश ऑरेंज, रेड और ऑरेंज, ये आपका फैमिलियर कलर हो गया। येलोइश ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, ये भी फैमिलियर क्योंकि ये तीनों का एक दूसरे से मेल खा रहा है। ऑरेंज ब्लू, नीला रंग, नीला ब्लूइश पर्पल और ब्लूइश ग्रीन, ये तीनों भी फैमिलियर कलर्स। तो इस तरह से ये एक दूसरे से जो मैच खा रहे हैं वो फैमिलियर कलर्स हो जाते हैं। तेल रंग में किसका यूज़ किया जाता है? तो मोस्टली जो ऑयल कलर्स होते हैं उसमें आप लिंसीड ऑयल का यूज़ करेंगे ना, लिंसीड ऑयल। अब ऑप्शन में लिंसीड ऑयल तो है नहीं, इनको हिंदी में कहते हैं अलसी का तेल, तो ऑप्शन में बिल्कुल है अलसी का तेल। अब क्या क्या यूज़ करते हैं? इस तरह के 2 बाउल होते हैं जिनको डिपर कहा जाता है। इन डिपर का यूज़ कहाँ होता है? ऑयल कलर में। इस तरह के पैलेट होते हैं, ठीक, यहाँ पे डिपर को कंबाइन कर दिया जाता है। और ब्रशेस कौन से होते हैं? तो ब्रशेस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हॉग हेयर ब्रश का यूज़ किया जाता है। और प्रोसेस कैसा होता है? डार्क टू लाइट, गाढ़े से हल्के की तरफ। कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं विदाउट हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स आप पेंटिंग्स नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट जिनके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। विच वन? एक होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, दूसरा होता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को बोलते हैं संयोजन के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत। और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिनको कहा जाता है तत्वों के सिद्धांत। तो तत्वों के सिद्धांत कौन से होते हैं? लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म, ये तो होते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ आर्ट संयोजन के सिद्धांत यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिद्म एंड प्रोपोर्शन। ओके, जिनको सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रमाण, लय और प्रमाण कहा जाता है। अब क्या रोल है? आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं, बताइए तत्वों के सिद्धांत कौन से हैं? उसमें दे देगा सहयोग, सामंजस्य, संतुलन और एक रेखा, तो आपको रेखा सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा तत्व जिसके अभाव में पेंटिंग्स करना पॉसिबल नहीं है? तो विदाउट हेल्प दिस पॉइंट्स पेंटिंग्स आप नहीं कर सकते हो। तो जब आपके पास लाइंस नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। वैसे तो यहाँ धरातल करा देना चाहिए था क्योंकि सरफेस और स्पेस अलग अलग होता है। एक होता है सरफेस, दूसरा होता है स्पेस। स्पेस को हिंदी में कहते हैं एरिया, क्षेत्र, जो कलाकार का क्षेत्र होता है। और सरफेस बोलते हैं धरातल को। बट यहाँ पे एग्जामिनर ने ए को करेक्ट मानना है, ठीक है।
क्यों माना है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अभाव में पेंटिंग्स करना संभव नहीं है। विदाउट हेल्प द लाइन्स पेंटिंग इज नॉट कंप्लीटेड, राइट। चित्र में आयाम को दर्शाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक पेंटिंग्स आप बना रहे हो, सपोज करें आप प्यारी सी पेंटिंग्स आप बना रहे हैं। अब उस पेंटिंग्स में जब तक मैं लाइट एंड शेड को कैप्चर नहीं करूँगी, जिसको छाया और प्रकाश कहते हैं, तब तक वो आपकी पेंटिंग्स कैसे लगेगी, 3 डिमेंशनल नहीं लगेगी। तो एक पेंटिंग्स को 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे मेन पर्पस होता है लाइट एंड शेड का। चित्रों में आयाम का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। जब भी आप 3 डायमेंशनल किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड शेड, उनको कैप्चर करना होगा, राइट। देखिए, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति मैं आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर देती हूँ। यूपी में 2016 में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो वो खजुराहो में। बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सबसे बड़ी मूर्ति नंदी की आंध्र प्रदेश से मिली है, राइट। ध्यान रखिएगा, यूपी पीजीटी का ये क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था कि नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो खजुराहो को सही कराया गया था। बट एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ से मिली, तो वो मिली है आंध्र प्रदेश से। मूर्तिकला में कितने आयाम होते हैं। बेसिकली स्कल्पचर्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल क्यों होते हैं, क्योंकि आप चारों तरफ से इनको विजिट करके देख सकते हो 3D, ओके। मूर्ति सांचा में क्या प्रयुक्त होता है। जो स्कल्पचर्स होते हैं उनके लिए आप सांचा तैयार करोगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस से सांचा तैयार करके फिर इन्हीं प्लास्टर ऑफ पेरिस में होल डिज़ाइनिंग्स बनी होती हैं। उनमें आपको ब्रॉन्ज में, क्ले में, वैक्स में, जैसे भी मोल्ड करना हो आप मोल्ड कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी कला चाक्षुष। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चाक्षुष कहते किसको हैं, तो ये विजुअलाइजेशन पावर को कहते हैं। विजुअलाइजेशन क्या होता है, जो आप अपने आँखों से देख सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन पावर आपका यहाँ पेंटिंग भी, आँखों से आप पेंटिंग्स को भी देख सकते हो, स्कल्पचर्स को भी, और आर्किटेक्चर। सो ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी को करेक्ट करना होगा, क्योंकि चित्रकला, वास्तुकला और शिल्पकला तीनों ही करेक्ट है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। चतुर्भुज स्कल्पचर्स, चतुर्भुज जो है ये चंदेल शासकों के टाइम का है। खजुराहो का अगर आपसे एग्जामिनर टाइम पूछ लें तो आपको याद रखना है 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक का टाइम में ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एग्जामिनर ने पूछे थे, ईस्वी होगा ये ईसा पूर्व, तो करेक्ट आंसर है ईस्वी, ओके। बराबर की गुफाएं किस ज़िले में स्थित है। बराबर की गुफाएं, तो देखिए पहले तो गया में था, नियर अबाउट गया से कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस, बट अभी जहानाबाद सेलेक्ट कराया जाएगा। बराबर की गुफा ये किस काल की हैं, तो आपने मौर्य काल पढ़ा है, ये मौर्य काल की हैं। मौर्य काल में जो बराबर की गुफा है ये टोटल 4 हैं। आई थिंक आपको याद भी होगा वो 4 कौन कौन सी हैं। पहली हो जाएंगी सुदामा, दूसरी है कड़ चौपड़, और तीसरी है विश्व झोपड़ी। और अगर एग्जामिनर ने आपसे सबसे नवीन पूछ लिया तो उसका नाम है लोमस ऋषि, राइट। सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। टोटल नंबर ऑफ केव्स 4 हैं, 4। सुदामा सबसे प्राचीन कही जाती हैं और लोमस ऋषि जो है ये सबसे नवीन गुफा है। बराबर की ये 4 गुफाएं हैं। बराबर है कहाँ, तो बराबर की पहाड़ी पर ये 4 गुफाएं स्थित हैं, मौर्य काल की हैं। मूर्तिकला की मुख्य टेक्निक्स कौन सी थी। स्कल्पचर्स जो होते हैं उनकी मेन टेक्निक्स, नक्काशी आप कर सकते हो, उनको कंपोस्ट कर सकते हो, ये करेक्ट है। मॉडलिंग भी कर सकते हो, कास्टिंग भी, ये भी करेक्ट है।
सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ए एंड बी बोथ करेक्ट। देखिए मॉडलिंग आप किससे कर सकते हैं, लाइक क्ले से कर सकते हैं, कास्टिंग, असेंबलाज, ये सब पार्ट किसका है? एक होता है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है एडिटिव। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सब्सट्रैक्टिव जो है ये वैकल्पनात्मक है, एडिटिव जो है ये योग्यात्मक है। सब्सट्रैक्टिव इसके अंतर्गत रखा जाता है कार्विंग को। कार्विंग को आप पता है, एक बड़ा सा पत्थर लेकर के इसमें जो भी आपको शेप्स देने होंगे, जैसे भी डिज़ाइनिंग्स बनानी होंगी, आप बनाने के बाद अननेसेसरी के पार्ट्स को रिमूव कर देंगे, जो बैकग्राउंड्स वगैरह है, तो आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी। यहाँ पर कुछ आप जोड़ते नहीं हैं, रिमूव करते हैं, इसलिए इनको कार्विंग कहा जाता है। और एडिटिव के अंतर्गत 3 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका मॉडलिंग हो गया, दूसरा आपका कास्टिंग हो गया, और तीसरा आपका असेंबलाज। यहाँ पर क्या करना होता है? एक ज़ीरो से, एक शून्य से चीज़ों को जोड़ जोड़ के पूरी स्कल्पचर्स को तैयार की जाती हैं। आई थिंक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। सब्सट्रैक्टिव मतलब वैकल्पनात्मक, एडिटिव मीन्स योग्यात्मक, हिंदी में इनको कहते हैं। एडिटिव का मतलब हुआ ऐड करना, तो बस आप इससे भी याद कर सकते हैं। इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है? टिकुली लोक कला बिल्कुल है, मंजूसा लोक कला ये भी कही जाएंगी, मधुबनी लोक कला। सो बोथ ऑल ऑफ दी करेक्ट स्टेटमेंट, सभी सही है। आपको पता है मंजूसा लोक कला में इनमें कलर्स यूज़ किए जाते हैं, पीला, हरा और गुलाबी। जब एग्जामिनर आपको ऑप्शन में गुलाबी ना दें तो आप रेड भी कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी पिंक। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं? भीमबेटका की गुफाएं एमपी मध्य प्रदेश में है, अब्दुल्लागंज स्टेशन के पास, भीमबेटका की पहाड़ी पर। 2003 में इनको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। 1958 में उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वीएस वाकड़कर ने खोज किए थे। राइट, वीएस वाकड़कर ने। कौन है ये? उज्जैन यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं। भीमबेटका की पहाड़ी पर स्टेबल टोटल 600 केव्स हैं, 275 यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हुई हैं। पेंटिंग्स को 2 पार्ट्स में, 2 स्तर में डिवाइडेशन भी मिलता है। आदिम कला का मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या है? आदिम कला जिनको प्रिमिटिव आर्ट कहते हैं। आपको पता है प्रिमिटिव आर्ट मतलब शिकार के दृश्य चित्र तो मिले हैं, बट वहाँ पे राधा कृष्ण का कोई रोल नहीं था, और पशुओं की विभिन्न अवस्थाओं को भी चित्रित किया गया था। ए एंड सी बोथ करेक्ट। आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पर पाई जाती हैं? अल्तामिरा, लेस्को, लेस्कम बरेली या फिर फोंदगाम। तो ये सभी गुफाएं जो हैं, लेस्को गुफा है, लेस्कम बरेली, फोंदगाम यूरोप की, और अल्तामिरा भी ये स्पेन की हैं। 1879 में मारिया सांतोला ने इसकी खोज की। निम्न में से कौन सा क्राफ्ट की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा क्राफ्ट की श्रेणी में नहीं आता है? आर्ट एंड क्राफ्ट, सॉरी आता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंक्लूडेड आपका हो जाएगा सिक्की और पेपर मैशी। अब पेपर मैशी क्या होता है? तो ये एक अंडे की कैरेट या फिर कोई कागज़ को आप एक बकेट में डाल के, पानी में डाल के अच्छे से भिगो दीजिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से मैश करके बाहर निकालिए, फिर इसमें मिक्स्ड कीजिए चॉक पाउडर, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो चिकनाहट देता है, और सरेस क्या होता है? जिसको बबुल का गोंद कहते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स्ड करके आटे की तरह गूंथना होता है, तो पेपर मैशी बिल्कुल रेडी होकर आ जाती हैं। फिर आप जिस भी तरह से इस पेपर मैशी से स्कल्पचर्स को बना सकते हैं। ओके। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई थी? आपको पता है आदिम कला दैट मीन्स प्रिमिटिव आर्ट। तो आपको खुद भी पता होगा कि जो प्रिमिटिव आर्ट है, आदिम कला, वो स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में भित्ति चित्रण तो जोगी महाराज से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि शुरुआत में भित्ति चित्र बनाए गए थे, नकल अभिनय का भी रोल था, और मूर्तियाँ। तो यहाँ पर डी आंसर को करेक्ट माना गया है, इनमें से सभी। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि।
ओके, भरत मुनि इज द फाउंडर ऑफ नाट्य शास्त्र, 1st सेंचुरी BC का कहा गया। मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से कलर्स को यूज किए जाते थे? मंजूषा कला में, तो मंजूषा कला में पिंक किए जाते थे, गुलाबी ऑप्शन में नहीं है तो रेड, येलो एंड ग्रीन को करेक्ट कराया जाएगा। मंजूषा कला कहाँ की लोक कला है? याद रखिएगा, ये बिहार की लोक कला है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते तो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। और जो 9वां रस है ये है शांत रस। शांत रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त ने। शांत रस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका जिक्र मिलता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। कंपनी शैली का संबंध किससे रहा था? कंपनी शैली इज द पार्ट ऑफ पटना कलम। वर्ली आर्ट कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ब्लैक एंड वाइट कलर्स में इस तरह के वर्ली आर्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। और मिथिला कला कहाँ की है? तो ये है बिहार की। मंजूषा कला ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिहार। छापा कला क्या होता है? व्हाट इज प्रिंट मेकिंग? प्रिंट मेकिंग इज द पार्ट ऑफ प्रॉपरली प्रिंट मेकिंग। तो यहाँ ऑप्शंस में ना तो स्कल्पचर्स जाएंगे, ना ही आर्किटेक्चर, ना ही डांसिंग। राइट आंसर इज डी। देखिए, प्रिंट मेकिंग में एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि इनके कितने पार्ट्स होते हैं, तो दे आर जस्ट ओनली 4 पार्ट्स। एक होता है रिलीफ, दूसरा इंटैग्लियो, तीसरा है प्लेनोग्राफी, और चौथा आपका हो जाएगा सेरिग्राफी। अब क्या फ़र्क है? तो रिलीफ के अंतर्गत आता है 3 प्रोसेस, लिनो कट, वुड कट, स्क्रैपर बोर्ड। ये ऊपर की ओर इनको इंग्रेव किया जाता है। और इंटैग्लियो के अंतर्गत आ जाते हैं 7 प्रोसेस, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट और विस्कोसिटी। इनमें क्या करते हैं? अंदर की ओर इंक फिल करते हैं सुनकेन एरिया में। प्लेनोग्राफी के अंतर्गत 2 हो जाता है, एक होता है लिथोग्राफी, दूसरा ओलियोग्राफी। और सेरिग्राफी ऑल्सो कॉल्ड एट सिल्क स्क्रीन, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये प्रिंट मेकिंग छापा कला के 4 मैंने आपको ब्रीफली बता दिए कि अगर आपको कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक है, प्रिंट मेकिंग के बारे में नहीं पता है, तो ये चीज़ें तो आपको मोस्टली पता ही होनी चाहिए डेफिनेटली से, अगर आप फाइन आर्ट्स के टीचर बनने जा रहे हो तो। ओके, नृत्य करती हुई लड़की धातु में निर्मित की गई। नृत्य करती हुई जो लड़की, इनको डांसिंग गर्ल कहा जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से। इनका साइज एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, तो ये ब्रॉन्ज में बनाई गई हैं और इनमें त्रिभंगी मुद्रा दिखाया गया है, त्रिभंगी मुद्रा। इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। वॉश चित्र पद्धति के जन्मदाता कौन कहे जाएंगे? फाउंडर ऑफ द वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक वाटर कलर से की जाती है, राइट। फाउंडर अवनीनाथ टैगोर हैं, बंगाल स्कूल के ये फाउंडर कहे जाते हैं। 1895 से लेकर 1920 तक का बंगाल स्कूल का टाइम है। अगर अवनीनाथ टैगोर का पूछा जाए तो ये 1898 टीचर बने थे और प्रिंसिपल बने थे 1905 में, इसलिए 1905 से 1915 तक का टाइम गोल्डन एज कहा जाता है। इन्होंने 1902 ईस्वी में याकोयामा ताइकोन हिसिंदा से वॉश टेक्निक सीखे थे। और बाकी जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, नंदलाल बसु अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं, नंदलाल बसु के स्टूडेंट राम किंकर बैज हैं, और अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट ये हैं नंदलाल बोस और छितेंद्रनाथ मजूमदार, और राम किंकर बैज नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स आपको याद ही रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1954 में, ठीक।
इंडियन स्कल्पचर्स एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर्स एंड आइकोनोग्राफी, स्थपति वी गणपति, गणपति व स्थपति। जहांगीर आर्ट गैलरी कह लें या फिर जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी, ये सेम नेम है, मुंबई में स्थित है। प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी गॉड, हंगरियन गॉड करके आपने बहुत बार इंस्टॉलेशन पढ़ रखा है, ये सुबोध गुप्ता ने बनाए हैं। और मोस्टली सुबोध गुप्ता काम किससे करते थे? यूटेंसिल्स से। और ये कौन है? भारत के फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, ठीक, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। इनमें से कौन से कला समीक्षक हैं? विच वन इज आर्ट क्रिटिक इन दिस ऑप्शंस? आपको प्रयाग शुक्ल भी दिखेंगे, विनोद भारद्वाज भी दिखेंगे और सुमन सिंह। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा, इनमें से सभी। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल का याद होगा, अशोक भौमिक का भी, बहुत सारे बुक्स हैं इन लोगों के। बिहार म्यूजियम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? बिहार म्यूजियम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2015 में। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1954 में। इसके फर्स्ट अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट डीपी रॉय चौधरी थे। और एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लें राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट उद्घाटन मुल्क राज आनंद। जवाहर कला केंद्र का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, जवाहर कला केंद्र। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान इज लोकेटेड इन पटना। इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है? आर्ट एंड क्राफ्ट से देखिए पूछे जा रहा है ना, तो दिल्ली हाट, चांदनी चौक, लाला लाजपत नगर या फिर सरोजनी मार्केट। आर्ट एंड क्राफ्ट्स के जो मटेरियल या फिर संबंध कहा जाएगा दिल्ली हाट, ठीक है, दिल्ली हाट से है। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, ऑफ कोर्स ललित कला एकेडमी इज आल्सो वेरी पॉपुलर। न्यू दिल्ली में इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1954 में। अगर पूछ लिया जाए वेलकम किसने किया, लाइक उद्घाटन, तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। और सेकेंडरी इसके अध्यक्ष कौन थे? डीपी रॉय चौधरी। डीपी रॉय चौधरी एक फेमस मूर्तिकार हैं। और इनके सचिव का आपको वारदा वकील नाम याद रखना है, वारदा वकील। नेक्स्ट, जवाहर कला केंद्र 1993 समथिंग कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र इज लोकेटेड इन जयपुर। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना में। इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है? आर्ट एंड क्राफ्ट दिल्ली हाट। सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में सेलिब्रेट या फिर आयोजित किया गया था? इज लोकेटेड इन गोवा। गोवा में आयोजित किया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1921। पहले ये 1901 में
शांति निकेतन में। सबसे पहले तो 1863 में इनके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक वीर भूमि लिया। 1901 में शांति निकेतन में उसका एस्टैब्लिशमेंट। 1919 में इसे कला भवन नाम से इवेल्युएट किया गया और एक्सप्लोर किया गया। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी इज एस्टैब्लिशमेंट टाइम इज 1928। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग्स 1905 में बनाए थे। विच टेक्निक्स यूज्ड हियर? वॉश टेक्निक। अवनींद्रनाथ टैगोर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ वॉश टेक्निक। की किससे जाती है? तो ये वाटर कलर से की जाती है वॉश टेक्निक। एक्रेलिक कलर्स को सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक्रेलिक कलर जिसकी खोज किए थे संडे और लैटिन ग्रुप ने यूरोप में। इंडिया में 1955 समथिंग कहा जाता है सतीश गुजराल। ये क्या होता है? इसकी इंटेंसिटी ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिन मिक्स्ड होता है। एक्रेलिक कलर जो है ये इसकी इंटेंसिटी ट्रांसपेरेंट भी होती है और ओपेक भी होती है, मतलब अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों कहा जाएगा। ठीक है। चित्र रचना के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण घटक ए गुड कॉम्पोजिशन। ठीक है, ए गुड कॉम्पोजिशन। अच्छा रेखांकन तो होना चाहिए, रूप और तान सभी निकल कर आए, ये सभी होने चाहिए। कजली स्याही टेक्निक किस चित्रकला में उपयोग की जाती हैं? कजली स्याही टेक्निक का प्रॉपरली यूज़ किया जाता है किस कला में? पटना कलम में। आपने पढ़ा भी होगा पटना कलम में। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में शो की जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? सपोज करें मैंने एक यहाँ पे ट्यूबलाइट जला दी है, फिर सनलाइट, तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ जाता है? बहुत दूर तक फैल कर जाता है ना, तो इनको क्या कहोगे आप? इस रेज जो चारों तरफ से निकल रही हैं इन्हें बोलेंगे आप एक पुंजीय रेखाएं। यहाँ से रोशनी चारों तरफ चारों दिशाओं में जा रही है, ये हो गया एक पुंजीय। सीधी जिनको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं ये वाली। लंबवत ऑल्सो कॉल्ड एट वर्टिकल। क्षितिज रेखाएं ये वाली लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके। अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? लचीली, सरल, कठोर या फिर आड़ी। जब भी आप किसी फ्लोरल पैटर्न्स या फिर कोई डिज़ाइनिंग्स को कैप्चर कर रहे होंगे उसमें लचीली रेखाएं होना कंपलसरी है। आइकोनोग्राफी इज अ टर्म्स इंक्लूडेड द प्रतिमा विज्ञान। ये यूजीसी नेट में 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। पिसारो व सिसली का संबंध इनमें से किससे था? सिसली एंड पिसारो, रियली सॉरी। तो मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जिसके डायरेक्शंस होते हैं, इनका टाइमिंग क्या है? तो 1870 to 1819 टाइम एग्जैक्ट कहा जाता है। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट इनके फाउंडर कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट। अदर आर्टिस्ट को ये जनक हैं। अदर आर्टिस्ट पूछा जाए तो मैंने, मोने, डिगास, रेनॉय, सिसले, पिसारो, बर्ट मरेसा, ये सभी लोग हैं। ये यथार्थवादी कला आंदोलन के मेंबर्स हैं। ये दोनों लोग यथार्थवादी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियलिज्म आर्ट मूवमेंट, ये कब से कब तक चला था? 1850 से लेकर 1900 तक। इसके जनक कौन है? ग्यूस्टर कॉर्बेट, जिनको हिंदी में कहा जाता है गुस्ताव कुर्बे। प्रतीकवादी 1880 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पर?
फ्रांस में ही। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बोलिज्म आर्ट मूवमेंट। सिम्बोलिज्म आर्ट मूवमेंट क्या होता है? सिम्बोलिज्म आर्ट मूवमेंट में 1880 टाइम ड्यूरेशन में ये डेवलप्ड हुआ प्रतीकवाद कला आंदोलन। बेसिकली इसमें फोकस्ड किया जाता था सिम्बॉलिक टर्म को। इनके फेमस एंड फाउंडर आर्टिस्ट हैं ग्यूस्टर क्लाइमेट। ओके, एंड द लास्ट रहस्यवाद। तो ध्यान रखें, हियर द राइट आंसर इज ए। वेस्टर्न आर्ट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो जब वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो मुझे ऐसा लगता है सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। गुर्निका इज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटेड इन द टाइम ऑफ 1937। आर्टिस्ट नेम पैब्लो पिकासो। तो ऑप्शन में तो आपको पैब्लो पिकासो दिख नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे आप करेक्ट करोगे डी को, इनमें से सभी। सॉरी, इनमें से कोई नहीं है तो पैब्लो पिकासो। गुर्निका इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फेमस पेंटिंग डन बाय पैब्लो पिकासो। इनके थ्रू बनाई गई। हेनरी मैटिस, ये हैं फेवेइज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सेजान पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। पैब्लो पिकासो हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट चला था 1907 से लेकर 25 तक। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या था? भविष्यवाद, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट। फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट, इनको मैंने आपको कैसे याद कराया था कि फ्यूचर में आपको इटली जाना है या फिर इडली खाना है इससे रिलेट कीजिए। इनको समीक्षावेद इनका मेन सिद्धांत था। और अगर पूछ लिया जाए फिलिप्पो टोमैसो मैरिटेनी के बारे में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की इमेजिनेशंस को कैप्चर किया गया है? सत्यम शिवम सुंदरम की इमेजिनेशन को, ऑफ कोर्स इंडियन, भारतीय, राइट। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? हाउ मेनी फॉर्म्स कैप्चर इन द कामसूत्र इंक्लूडेड द वात्स्यायन? इट्स जस्ट ओनली 64, 64 कलाओं के बारे में। वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक हैं। कला सत्य की अनुकृति है। इंग्लिश में कहते हैं इस स्टेटमेंट को, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन मीन्स कि कला नकल की नकल है। ये स्टेटमेंट प्लेटो ने दिया था। प्लेटो इज अ ग्रीक फिलोसफर है ये। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक रंगों को कैप्चर किया गया? विच वन इज द प्राइमरी कलर्स इन इंक्लूडेड द ऑप्शन? तो आपको पता है रेड, येलो एंड ब्लू, ये प्राइमरी है पदार्थ के प्राथमिक रंग। RGB, ये है प्रकाश के प्राथमिक रंग। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, राइट आंसर इज रेड, येलो, ब्लू। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी दृश्य कला के तत्व हैं? दृश्य कला में क्या क्या है? आपको मैंने अभी बताया था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप सरफेस को लेते हो, जिसको आप इंग्लिश में सरफेस कहेंगे, हिंदी में अंतराल कहेंगे। फिर इस अंतराल को लेने के बाद इस पर आप ड्राइंग करते हैं, राइट। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप ड्राइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस। रेखा की मदद से आप ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने रेखा की मदद से इस पर ड्राइंग कर लिया, फिर उसके बाद आप इसमें कलर्स फिल करोगे, मतलब रंग भरोगे। सबसे पहले आपने अंतराल लिया, फिर उसमें रेखा से कुछ स्केचिंग्स की। फिर जब आपको उनमें कलर्स करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी आपको कलर्स, यहाँ ग्रीन दे दीजिए, स्काई ब्लू कर दें, वाटर ब्लू कर दें। तो इस तरह से कलर्स, तो रेखा हो गया। स्पेस लिया, लाइंस ड्राइंग की, कलर्स फिल किए। फिर उसके बाद एक आपको लाइन के बाद एक शेप निकल कर आया था, शेप में ही तो कलर्स फिल किया आपने। फिर कलर्स फिल करने के बाद आपको टोनल वैल्यू दिखाई दी, लाइट और मिडल और डार्क टोन। फिर लास्ट में आपको टेक्सचर शो होता है,
तो ये पेंटिंग्स करने का एक एलिमेंट्स, एक तरीका आपको बताता है, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट का, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो इसमें रंग भी हैं, रूप भी हैं, रेखा भी हैं, आकार भी हैं, स्थान भी हैं, बनावट भी हैं। सो ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से सभी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तत्वों के सिद्धांत कितने होते हैं, तत्वों के सिद्धांत 6 होते हैं, रंग, रूप, रेखा, आकार, स्थान और बनावट। संयोजन के सिद्धांत कितने होते हैं, तो संयोजन के भी सिद्धांत 6 होते हैं। कौन कौन से? यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम एंड प्रोपोर्शन। मतलब सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और प्रमाण, ये सभी 6 होते हैं। अगर आपसे षडांग एग्जामिनर पूछ ले कि षडांग कितने होते हैं, तो ये भी 6 होते हैं। रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग चित्र इति षडांगकम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी दृश्य कला के सिद्धांत नहीं है? दृश्य कला जिसको आप विजुअलाइजेशन पावर अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, आप बैलेंस को देख सकते हैं, लय और गति को देख सकते हैं, एकता और विविधता को, या फिर हाव और भाव को। संतुलन को देखा जा सकता है पेंटिंग में, मूवमेंट, गति को भी देखा जा सकता है, एकता और विविधता, अनेकता को भी देख सकते हैं, बट हाव भाव थोड़ी नहीं देख सकते हैं। हाव भाव तो एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन से फील कर सकते हैं ना कि उनका एक्सप्रेशन कैसा था, इनका कैसा था। सो डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। कला में प्रमाण का क्या तात्पर्य होता है? प्रमाण एक्चुअल मेजरमेंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का कोई फिगर से ड्रॉ कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको प्रमाण एक मेजरमेंट बता रहा है कि अच्छा आपको इस तरह से बैलेंस करना है, ऐसे बनाना है। सही अनुपात बताता है, एक राइट डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। निम्नलिखित में से कौन से षडंग के हिस्से नहीं हैं? रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग चित्र इति षडंगकम। रंग इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ये आपके तत्वों के सिद्धांत कहे जाएंगे, तत्वों के सिद्धांत। टेम्परा किससे संबंधित है? टेम्परा चित्रकला, मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट्स या फिर ग्राफिक्स। टेम्परा आपका पेंटिंग से रिलेटेड है। एक बाउल लेते हैं, इस बाउल में खनिज, रंग, मिनरल्स, एक ग्लू, ग्लिसरीन सबको अच्छे से मिक्स करके बाइंडिंग बनाते हैं, तो आपका कलर्स बन के रेडी हो जाता है। फिर आप इजीली सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अलंकरण में किस प्रकार के पेपर्स लेने चाहिए? आपको याद होगा स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में 11th-12th में आलेखन बनाने के लिए आता था एग्ज़ाम में, आलेखन। तो एक मार्केट में बटर पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर नाम का एक चीज़ मिलता था, एक पेपर। तो ट्रेसिंग पेपर से आप क्या कर सकते थे? डिज़ाइनिंग को ट्रेस्ड कर सकते थे, या फिर ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से आप इजली बेडशीट वगैरह पे भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये अलंकरण का सबसे मेन पेपर होता है ट्रेसिंग पेपर, क्योंकि पुनरुत्थान मतलब फिर से उनको रिप्रेजेंट कर देना विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर। छापा कला किस कला के अंतर्गत आता है? प्रिंट मेकिंग इज द पार्ट ऑफ विच वन? नृत्य कला के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आ सकता। छापा कला एक पल के लिए उपयोगी कला कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक यूजफुल आर्ट है, यूजफुल आर्ट है, ठीक। और दृश्य कला भी होना चाहिए, बट एग्जामिनर ने इनको डी करेक्ट माना है, वैसे तो दृश्य कला होना चाहिए। छापा कला कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि 4 प्रकार के होते हैं, बट ऑप्शंस में तो 4 है नहीं, तो नियर अबाउट आपको तो सिलेक्ट करना ही होगा। तो देयर आर जस्ट ओनली 3 है। विच वन? वैसे तो रिलीफ, इंटैग्लियो एंड प्लानोग्राफी। और एक्चुअल में होते कितने हैं? तो होते 4 हैं, बट ऑप्शन में नियर अबाउट समथिंग आपको 3 ही करेक्ट करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा से एक कम होगा वही करोगे आप। अगला, छापा कला की जो बेसिकली विधियाँ, प्रोसेस होती हैं, वो कितनी होती हैं? रिलीफ मेथड्स, इंटैग्लियो एंड प्लानोग्राफी। रिलीफ के अंतर्गत आ जाता है लिनो कट, वुड कट और स्क्रैपर बोर्ड।
स्क्रैपर बोर्ड अभी रिसेंटली थोड़े ज़्यादा पुराना नहीं है स्क्रैपर बोर्ड। और इंटेग्लो के अंतर्गत प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट एंड विस्कोसिटी। अब प्लानोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा लिथोग्राफी एंड ओलियोग्राफी। सो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। जब आप ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर निमंत्रण कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड्स के प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं तो कौन से इंक? थर्मोग्राफी। आपको पता है ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर इनविटेशन कार्ड घर पर आता है तो गणेश जी बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा। तो गणेश जी इस तरह करके बनाए जाते हैं, उनमें थोड़ी सी स्पार्कलिंग लगाई जाती हैं, तो वो थर्मोग्राफी की हेल्प से। और फ्लैक्सोग्राफी क्या होता है? तो आप पैकेजिंग देखे हैं, पैकेजिंग जैसे मिल्क का पैकेट हो गया या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट पैकेट, तो मिल्क के पैकेट पे क्या सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो वो जो इंक यूज़, मिल्क का जो पैकेट होता है वो सॉफ्ट होता है, थोड़ी ग्लॉसरी टाइप में। तो उसके पैकेट्स में जो प्रिंटिंग की जाती है वो इंक कौन से यूज़ किए जाते हैं? फ्लैक्सोग्राफी इंक यूज़ करते हैं। और थर्मोग्राफी इंक यूज़ किया जाता है ग्रीटिंग कार्ड्स, बिजनेस विजिटिंग्स कार्ड्स एक्सेट्रा में। साइज पेपर का वास्तविक नाप। साइज पेपर का वास्तविक नाप तो आपने पढ़ा है A4 साइज का 210 इंटू 297। ओके। छापा कला के किस टेक्निक में आप सिल्क का प्रॉपर यूज़ करते हैं? सिल्क कपड़े का यूज़ किया जाता है सेरीग्राफी में। भारत में सर्वप्रथम सेरीग्राफी का इन्वेंशन KG सुब्रमण्यम ने किया था। इनमें से किसका संबंध छापा कला प्रिंट मेकिंग से था? राजा रवि वर्मा का था, श्याम शर्मा का था, सोमनाथ होर का था। तीनों का था। तो यहाँ राइट आंसर आपको कर देना होगा D, ऑल ऑफ दी अबव। राजा रवि वर्मा ने इंडिया में पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन लगाए थे। कब लगाए थे? 1894 में। कौन सी प्रिंटिंग रेडी किए थे? बर्थ ऑफ शाकुंतला। फोटोग्राफी किस कला के लिए सबसे ज़रूरी होता है? फोटोग्राफी आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है? सिनेमा, मूर्तिकला, नाट्यकला या चित्रकला? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फोटोग्राफी सिनेमा, मूवीज़, एडवर्टाइजमेंट वालों के लिए। डिजिटल फोटोग्राफी का क्रोनोलॉजिकल ये सीक्वेंस, ये आपको पता है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है UGC नेट में, यहाँ पे रिपीटेड हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? शूटिंग करना होता है। ठीक, शूटिंग करने के बाद आप क्या करोगे? डाउनलोडिंग करोगे, फिर उसमें एडिटिंग करोगे, लास्ट में एंड में आप प्रिंटिंग निकालोगे। राइट आंसर इज C अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 ऑफ अगस्त का संबंध फोटोग्राफी से नहीं है। तो मेंशन किया गया है कि फोटोग्राफी से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन में देखें कि एक फोटोग्राफी में फिल्म, शटर और लेंस का यूज़ होता है, बट स्कल्पचर में सांचा का यूज़ किए जाते हैं ना, तो यहाँ पर सांचा नहीं होगा। ओके। जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहा जाता है? एनिमल्स फोटोग्राफी को कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के संदर्भ में HD का क्या अर्थ होता है? HD मीन्स हाई डेफिनेशन। कहते हैं उनका HD क्वालिटी कैसा है, हाई डेफिनेशंस कैसे हैं। राइट। समकालीन कला किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कंटेम्प्रेरी आर्ट? कंटेम्प्रेरी आर्ट मीन्स प्रेजेंट ऑफ आर्ट। मेरे BFA एग्ज़ाम में पूछा गया था व्हाट इज़ द कंटेम्प्रेरी आर्ट? दैट मीन्स कंटेम्प्रेरी आर्ट इज़ द प्रेजेंट ऑफ आर्ट। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला। ऐसे से क्वेश्चन देख के मुझे याद आ गई, ये मेरे 2014 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, समकालीन कला वो कलाएं होती हैं जो वर्तमान समय के कलाकार को, 20वीं शताब्दी के कलाकार को इंक्लूडेड करती है, मीन्स प्रेजेंट ऑफ आर्ट।
20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक। समकालीन कला के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? विशेषताएं। वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व, दर्शक कलाकार से जुड़ाव महसूस करना, आधुनिक कला का प्रयोग। सो ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी को करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला है? विच वन इज कंटेम्प्रेरी आर्ट? बॉडी आर्ट, कोलैज, फोटोग्राफी, वीडियो आर्ट। ऑफ कोर्स सभी को इंक्लूडेड किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पैक ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1947-48 समथिंग, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं एफ.एन. सूजा और जनक हैं एफ.एन. सूजा। एंड द नेक्स्ट इज दैट थिंग इज दैट अगर अदर आर्टिस्ट पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है रज़ा, आरा, बाकरे, हुसैन। बाकरे जो थे ये स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार। इनमें से समकालीन भारतीय चित्रकार कौन थे? विच वन इज कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट? हुसैन भी थे, बीसी सान्याल भी, के माधव हुसैन। राइट आंसर इज डी, के माधव मेनन भी। सांथाल फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर डन बाय विच आर्टिस्ट? राम किंकर बैज is these sculptures done in the time of 1938. Which material used in the सांथाल family? राम किंकर बैज ने बनाए थे सीमेंट और कंक्रीट में, सीमेंट एंड कंक्रीट। प्रेजेंटली कहाँ पर है? सांथाल फैमिली है शांति निकेतन में। एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितने फिगर्स को ऐड किया गया है? तो वैसे तो 4 हैं बट डॉग को इंक्लूडेड करके 5 हो जाता है। भारतीय कलाओं की विशेषताएं कौन सी हैं? इंडियन आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको संस्कृति की संवाहिका को भी देखने को मिलेगा, सौंदर्य अनुभूति को, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। सो ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूर्तिकला की शैली है? भारतीय मूर्तिकला की शैली आपको बतानी है। मथुरा शैली भी है, अमरावती भी है और गांधारा। ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी भारतीय मूर्तिकला की शैलियाँ हैं। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के इतिहास में जोगीमारा गुफा का जिक्र होता है। यह गुफा कहाँ पर स्टेबल है? जोगीमारा केव्स इज इंक्लूडेड द स्पेस ऑफ छत्तीसगढ़। सरगुजा रियासत बिकम 2001 इन इंक्लूडेड छत्तीसगढ़। गीत गोविंद चित्र रिप्रेजेंट किया गया था। गीत गोविंद जयदेव की है और ये वैसे तो देखिए बसौली शैली में बनाई गई थी। बसौली शैली में कलाकार का नाम था मानको, बट ऑप्शन में तो आपके बसौली है नहीं, तो नियर अबाउट आपको सही करना होगा, तो कांगड़ा सही हो जाएगा। बसौली एंड कांगड़ा द बोथ इज द पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल के पार्ट है। बसौली सबसे प्राचीन है और कांगड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ। मधुबनी शैली का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मधुबनी जितवनपुर बिहार में। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शैली की नींव अगर आर्ट के पर्पज से देखा जाए तो अकबर ने, और अगर हिस्ट्री के पर्पज से देखा जाए तो भाई पहली बार बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से पानीपत का युद्ध जीतकर नींव रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्ट के पर्पज से करेक्ट कराया जाता है अकबर। भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है। भित्ति चित्रण जो होता है ये वॉल पे किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग जो रही थी अजंता केव में। एम्फोरा पोट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोरा पोट्री के बारे में तो आपने काफी बार पढ़ा है। ये ग्रीक की फेमस पोट्री कही जाती है। चीनी चित्रकला के षडांग किसने लिखे थे? शी हो, ठीक है। और हमारे इंडिया का षडांग यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक ग्रंथ में। प्रसिद्ध चित्र ग्वर्निका किसकी कृति है? ना तो लियोनार्डो दा विंसी ने, ना ही रैम्ब्रांड, ना ही टिशियन। अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है। ये किसकी थी? पिकासो की रही थी ना। कब बनाई गई है? 1937 में, ऑल ऑन कैनवस पे, मोनोक्रोमैटिक वे में। इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा।
वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सैलखंडों की राजकुमारी, दिस पेंटिंग डन बाय लियोनार्डो दा विंसी। गिरजाघर के दीवार पर फ्रेस्को शैली का चित्रांकन किसने किया था? वो भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। जियोत्तो। जियोत्तो गॉथिक कलाकार अंतिम और रेनेसेंस के प्रथम कलाकार हैं। गॉथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? गॉथिक कला की स्टार्टिंग कहाँ हुई है? तो देखिए सबसे पहली बार ये फ्रांस में हुआ था, फिर टाइम टू टाइम ये इवेल्युएट होता गया। दूरदर्शन के लोगो किसके द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं? NID, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग, अहमदाबाद। दूरदर्शन के लोगो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जिनको कहा जाता है। व्यवहारिक कला मुख्य इनका पर्पस क्या है? अब व्यवहारिक कला जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कलात्मक निर्मित। इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग्स के अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग्स के अंतर्गत आते हैं कार निर्माण, मोबाइल और टेलीफोन, ऑल ऑफ दी एबव। इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज कंपनियां बनाती हैं। निम्न में से कौन से ग्राफिक विधा नहीं है? वुड कट इज द पार्ट ऑफ ग्राफिक, ये आपका रिलीफ का पार्ट है, ठीक है। एचिंग इज द पार्ट ऑफ इंटैग्लियो, ये आपका इंटैग्लियो का पार्ट कहा जाएगा। इंग्रेविंग इज द पार्ट ऑफ ऑल्सो इंक्लूडेड द रिलीफ। ओलिन ग्लास, ये आपके प्रिंट मेकिंग में ऐसा कोई टर्म्स देखने को नहीं मिला होगा आपको। व्यवहारिक कला का मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अप्लाइड आर्ट? अप्लाइड आर्ट फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज एंड पॉटरी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी को करेक्ट करना होगा। व्यवहारिक कला को इंग्लिश में आप क्या कहोगे? ऑफ कोर्स अप्लाइड आर्ट कहेंगे। फाइन आर्ट्स मीन्स ललित कला, विजुअल आर्ट मीन्स दृश्य कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स मीन्स नृत्य कला। व्यवहारिक कला का मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस होता है एक आधुनिक कला। अप्लाइड आर्ट इज ए मॉडर्न एंड ऑल्सो कंटेम्प्रेरी। शिक्षण है क्या? एक कला, एक आश्रित क्रिया, दो तरफा क्रिया, या फिर ए बी सभी, A एंड C। तो देखिए व्हाट इज द आर्ट? शिक्षण, एजुकेशन जो है ये आर्ट भी है और आश्रित की क्रिया भी है, तो दोनों तरफा क्रिया कहा जाएगा, A एंड C बोथ। सो फाइनली आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पेपर सेकंड जो आपका 50 क्वेश्चन है ये भी शेयर करूँगी। अगर आप इस बार BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्रैश कोर्स 1 मंथ में कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आपका स्पीडली रिवीजन हो जाने वाला है। बाकी एवरीडे आपको लाइव क्लासेस 2 PM पर मेरी देखने को मिलेंगी। दोपहर 2 बजे लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। इन लाइव क्लासेस में आप एवरीडेज अपने सारे डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न होगा। अगर आप HTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो HTET का सिलेबस और BPSC ये दोनों सेम है। जब आप HTET क्वालिफाई कर लेंगे देन आप BPSC फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत ईजिली जो भी स्टूडेंट BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आराम से HTET निकाल सकते हैं। HTET निकालने के बाद आप BPSC में सिलेक्शन लीजिए।